हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो टुडे इज 12th फेब। आज देखते हैं क्या है। एक तो पेज वन पे आपने देखा होगा कि OTT प्लेटफॉर्म्स ने अपना कुछ लेके आए हैं, तो उसमें दैट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर IAS प्रीलिम्स। उसमें ये देखिए, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये थोड़ा सा आदमी उस टाइम कंफ्यूज हो जाता है जब आता है। तो इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट बॉडी। मैंने वैसे ही आपको बताया कि जब भी ऐसी से कुछ बॉडीज़ का पूछा जाता है तो 95% केसेस में ये होता है कि दे आर बेसिकली NGOs या नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर भी अगर हम अपना कंफर्मेशन 100% करना चाहते हैं तो ऐसी बॉडीज़ को लिख लेना चाहिए। तो नॉट प्रॉफिट है, और ये सोसाइटीज़ एक्ट 1896, ये याद रखिए, ये सोसाइटीज़ एक्ट में होता है ना 1896। ये एक्ट जरूर याद रखा करिए। ये बेसिकली क्या है कि ऑनलाइन मोबाइल एडिट सर्विसेज को लेके इतना कुछ इसमें पढ़ने वाली बात नहीं है। बाकी मैंने लिख दिया है, इफ़ यू वांट टू रीड यू कैन रीड, बट इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये याद रखना है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी है, और इसका मेन एम पर्पस जो होता है वो वैल्यू एडिड सर्विसेज को इम्प्रूव करना, एक्सपैंड करना, ठीक है, जो भी ऑनलाइन और वो है। उसके बाद आपने देखा होगा चाइना इंडिया डिसएंगेजमेंट हुई है, बहुत बड़ी जीत है दोनों साइड्स के लिए। तो पेज वन और एडिटोरियल पे भी था ये। उसके ऊपर हम जितने लेक्चर्स करें उतने ही दैट आर मोर देन सफिशिएंट। उसके ऊपर अभी ज़रूरत नहीं है, जब आगे अगर होगी तो आई विल लेट यू नो। और पेज थ्री पे था एक सुप्रीम कोर्ट का पैनल के बारे में। उसमें था कुछ नहीं, वो बेसिकली था तो उसके लिए था कि ट्रीज गिरेंगे, ये सब होगा मेट्रो से। तो उसमें ये देख लेना, बस जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी है, ये सुप्रीम कोर्ट का बनाया हुआ पैनल है जो एनवायरमेंटल कंप्लायंसेस को देखता है। तो हमें इसमें देखना किसने बनाई है ये एम्पावर्ड कमेटी। कई बार आ जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने या CPCB ने या NG ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, और एनवायरमेंटल कंप्लायंसेस को देखने के लिए। उसके बाद एडिटोरियल पे क्रिप्टो करेंसी को लेके था, वो हम ऑलरेडी जितना करना था कर चुके हैं। और उसके बाद ये क्योंकि इंडिया में बिल आ रहा है इसको लेके, तो वो जब आ जाएगा उसके क्या प्रोविजंस होंगे देन विल लुक इनटू इट। उसके अलावा भी इसमें देखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एडिटोरियल पे था, सेकंड पेज पे है, वाइज ये इसका मैं आपको बता देता हूँ, रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर उत्तराखंड। एक तो याद रखिएगा, उत्तराखंड जो है ये यंग एंड अनस्टेबल माउंटेन्स हैं जहाँ पे पड़ता है ये। तो बेसिकली हमें ये याद रखना है, हिमालयन का वैसे तो हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, दे आर यंग एंड फुल माउंटेन्स। तो याद रखिएगा यंग एंड अनस्टेबल हैं जो भी यहाँ पे होता है। इंटेंस रेनफॉल और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें ये देखिए, एक तो इसमें लिखा हुआ है कि large scale human settlements and expansion of agriculture activities leading to a massive deforestation। तो एक तो कभी भी अगर आपके पास आए ना कॉजेज क्या हैं जो ऐसे फ्लड्स आ रहे हैं या क्या क्या खतरनाक चीज़ें हैं, तो याद रखिएगा कि एक तो ह्यूमन सेटलमेंट्स जो हैं, लार्ज स्केल ह्यूमन सेटलमेंट्स, जिसकी वजह से हम पेड़ जंगल काट के वहाँ पे कॉलोनाइज कर रहे हैं उसको, या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को एक्सपैंड कर रहे हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था ये कुछ पुराने लेक्चर्स में कि ये जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन सेटलमेंट्स, आदमी सोचता है इनसे तो कुछ नहीं होगा, ये भी डिफॉरेस्टेशन की वजह से, कैटल ग्रेजिंग हो गई, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं दे डिस्ट्रॉय द नेचुरल बैरियर्स, और उसकी वजह से ये सब ग्लेशियल आउटबर्स्ट या जो भी कुछ भी हमारे एनवायरनमेंट के साथ बुरा हो रहा है वो हो रहा है उस वजह से। अ फ्यू इमीडिएट स्टेप्स इसमें लिखने वाले ज़रूर हैं, तो पॉइंट वाइज लिख लीजिए क्या क्या कर सकते हैं हम। फ्लड प्रिवेंशन और रैपिड रिस्पांस को लेकर रेजिलेंस प्लानिंग, रेजिलेंस मीन्स अपने बचाव के लिए क्या क्या प्लानिंग कर सकते हैं ताकि फ्लड प्रिवेंट हो सके, रैपिड रिस्पांस कैसे हमने देना है उसमें। क्लाइमेट प्रूफिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अप्लाइंग रोड स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजीज, ताकि जो हमारी फ्रेजाइल रोड्स हैं, फ्रेजाइल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको हम और स्टेबलाइज कर सकें, अपने जितने भी हमें नो हाउ पता है, जितने ब्रिजेज हैं, टनल्स हैं। और स्ट्रेंथनिंग एम्बैंकमेंट्स विद द एडिक्वेट साइंटिफिक नो हाउ। एम्बैंकमेंट्स वो होता है जो जैसे नदी जा रही है या जहाँ पे फ्लड आ सकता है, पानी आ सकता है, तो उसके साथ में जो दीवार बनाई होती है दैट इज़ कॉल्ड एम्बैंकमेंट। तो उसको स्ट्रेंथन किया जाए ताकि वो शहरों में या पानी अगर बढ़ भी जाता है तो फ्लो बाहर ना आए उसका। हमें रीअसेस करना चाहिए हाइड्रो पावर को और अपने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, जिनकी वजह से ये हमारा इतना फ्रेजाइल एनवायरनमेंट जो है और ज़्यादा फ्रेजाइल हो रहा है। और हमें वो मॉनिटरिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम, वैसे तो इन ऑप्शंस में जब क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस मैंने हमेशा देखे हैं, 12-13 सालों से मैं देख रहा हूँ कि जब ऐसे क्वेश्चन की जो ऑप्शंस होती है ना वो हमेशा ऑल ऑफ द अबव ठीक होती हैं ज़्यादातर 90% केसेस में। बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसे नहीं कि तुक्का मार के येस कर दिया, बट हमें पता भी होना चाहिए, बाकी होती हैं, मैं आपको एक जनरल टर्म में बता रहा हूँ। और ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो टूरिज़्म पॉलिसीज़ को हमें थोड़ा सा वो करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब एक लिमिट होनी चाहिए टूरिस्ट के आने की, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं तो बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उतनी ही कार्स आ रही हैं, बसेस आ रही हैं, उस बाद उतना ही वो एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा सा रेगुलेट करना चाहिए। और ट्रेनिंग कैपेसिटी, हमें जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको एम्पावर भी करना चाहिए, ट्रेन भी करना चाहिए, ताकि वो प्रिवेंट कर सकें, बच सकें, खुद भी बच सकें और लोगों को भी बचा सकें ये ऐसे रिस्क जब हो। उसके बाद आपने पढ़ा होगा, ये 2 दिन से भी न्यूज़ में था, मैंने तो परसों तरसों पढ़ा था, तो मैंने सोचा था कि इसको आने दो, फिर हम बात करेंगे। एक ये बेचारी लड़की को हुआ है
कर्नाटका, उत्तर कर्नाटका में। तो ये 16 करोड़ का ड्रग लग रहा है इसको। तो बेसिकली हमें ये देखना है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, ये भी रेयर जेनेटिक डिजीज़ है, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा हाइप हुआ है, क्योंकि फडणवीस ने कह के रिक्वेस्ट की तो मोदी ने उस पर से टैक्स हटा दिया है, क्योंकि बाहर से आने था इसको। तो ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक रेयर जेनेटिक डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, जैसे अगर आपको हाथ उठाना है या पैर उठाना है या खुद उठना है, तो आपका जो ब्रेन मसल्स हैं वो आपके सिग्नल्स भेजते हैं, नर्व सेल्स, ठीक है ना। नर्व सेल्स के थ्रू सिग्नल भेजते हैं कोई भी एक्टिविटी करने के लिए। तो ये नर्व सेल्स जो हैं ये एक इलेक्ट्रिक सिग्नल लेके जाते हैं। अगर आपने सपोज करिए हाथ उठाना है, तो आपका ब्रेन जो है एक सिग्नल भेजेगा हाथ को उठने के लिए। अब ये सिग्नल आप इसको ऐसे समझिए कि आपने किसी आदमी को चिट्ठी भेजनी है, ठीक है, और आप गाड़ी के थ्रू भेजते हैं, गाड़ी में उसमें एक आदमी को बिठा के भेजते हैं, ठीक है। तो जो गाड़ी जा रही है दैट इज कॉल्ड नर्व सेल्स, ठीक है। किसके थ्रू भेजा जाता है सिग्नल, नर्व सेल के थ्रू। तो गाड़ी जो जा रही है वो उसको कहेंगे नर्व सेल, और जो उसमें आदमी बैठा है जो लेके जा रहा है तो उसको कहेंगे प्रोटीन, क्योंकि द प्रोटीन नीडेड फॉर द सिग्नलिंग इज कोडेड बाय अ जीन। इसको मैं आपको थोड़ा सा देसी टर्म में समझा देता हूँ कि आपने सपोज एक जगह चिट्ठी भेजनी है, और आपने एक ड्राइवर को बोला कि ये चिट्ठी वहाँ दे आओ। ड्राइवर ने गाड़ी उठाई और वो ड्राइवर लेके जा रहा है दूसरे आदमी को चिट्ठी देने, ठीक है। उसकी चिट्ठी के आपने क्या करा है, एक कॉपी और करके दी है उसको, ताकि अगर एक चिट्ठी गुम हो जाए तो वो दूसरी चिट्ठी पकड़ा सके। तो बेसिकली आपने उसको 2 चिट्ठियाँ भेजी हैं। तो अब उसमें क्या हो गया, अब आप ये देखिए कि और वो 2 चिट्ठियाँ जब उस आदमी के पास पहुँचेगी तभी वो आदमी कोई काम करेगा, अंडरस्टैंड। तो अब इसमें क्या हुआ है कि जो आपकी गाड़ी है वो तो है नर्व सेल, जो ड्राइवर है वो है प्रोटीन, और जो वो 2 चिट्ठियाँ लेके जा रहा है वो है जीन कोड। समझ गए आप। और ये जो 2 चिट्ठियाँ होती हैं ये हमारे को, एक मिलती है हमारे मदर से, एक मिलती है हमारे फादर से। और ये बीमारी तब होती है जब हमारी दोनों ही कॉपीज़ ख़राब हो जाए, मतलब जो हमने फ़ोटो कॉपी करी है वो भी ख़राब हो जाए और दूसरी कॉपी ख़राब हो वो भी ख़राब हो जाए, मतलब ड्राइवर से दोनों ही कॉपीज़ ख़राब हो जाएं। इसका मतलब जिस आदमी तक वो संदेश पहुंचना था, जो लेटर जानी थी, वो आदमी अब कोई एक्शन नहीं ले पाएगा। वही हमारी बॉडी के साथ होता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है नर्व सेल्स के थ्रू सिग्नल भेजती है हमारे ब्रेन से हमारे बॉडी पार्ट को, और वो लेके कौन जाता है, प्रोटीन्स लेके जाते हैं। और उनके हाथ में क्या होता है, जीन सिग्नल्स होते हैं हमारे, कोडेड बाय, इट इज़ कोडेड बाय जीन्स। तो जब वो पहुंचते हैं लेके, अगर वो दोनों ही खराब हो जाएं तो वो हमारा पार्ट जो है काम नहीं कर पाता। तो इसमें हमें सिटिंग में, बैठने में, खड़े होने में, हमारे सर को ऊपर नीचे करने में, दूध हजम करने में तो दिक्कत आती है। तो ये जो दवाई है ज़ोलगेंस्मा, ये क्या करती है, एक खुद हेल्दी कॉपी भेज देती है, मतलब उस ड्राइवर को ना रास्ते में मिल जाती है और कहती है ले एक अच्छी सी कॉपी जा ले जा, ताकि तेरा उस आदमी का काम चल जाए और वो जो आदमी ने काम करना है वो कर जाए। तो ये बेसिकली थोड़ा सा रेयर डिजीज़ का पढ़ लेते हैं। रेयर डिजीज़ वैसे तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि क्या है, चलो देख लेते हैं। लो प्रेवलेंस होती है इन द जनरल पॉपुलेशन। ये रेयर डिजीज़ मे बी सीरियस, क्रॉनिक और लाइफ थ्रेटनिंग। मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन आता है कि ऑल द रेयर डिजीजेस आर क्रॉनिक एंड लाइफ थ्रेटनिंग, ऐसा नहीं है, कुछ होती हैं कुछ नहीं होती है। और ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द रेयर डिजीज आर बिलीव टू बी जेनेटिक। अब ये याद रखिएगा, क्वेश्चन घुमा के फिर ये कैसे देते हैं कि ऑल द रेयर डिजीज आर जेनेटिक, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर जेनेटिक होती हैं, मगर कुछ ऐसी भी हैं जैसे सम रेयर कैंसर्स एंड ऑटो इम्यून डिजीजेस जो इनहेरिटेड, जो जेनेटिक नहीं होती हैं। तो ये याद रखिएगा कि हमने क्या याद करना है इसमें, सारी रेयर डिजीज़ जो हैं वो क्रॉनिक नहीं होती हैं, सारी रेयर डिजीज़ जेनेटिक भी नहीं होती हैं। और इसके बाद इंडिया डज नॉट हैव अ डेफिनेशन ऑफ रेयर डिजीज़, ये याद रखिएगा, क्योंकि हमारे पास एपिडेमोलॉजिकल डाटा नहीं है जो हम डेफिनेशन कर सकें। और एक कोई यूनिवर्सली भी एक इसकी एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है रेयर डिजीज़ की। हर कंट्री का अपना एक तरीका है रेयर डिजीज़ को डिफाइन करने का। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में 3-4 जब स्टेटमेंट्स आएंगे उसमें ये भी आ सकता है देयर इज डेफिनेशन, इंडिया डज नॉट हैव डेफिनेशन या इंडिया हैव डेफिनेशन, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का आया था एक नेशनल पॉलिसी, उन्होंने बनाई थी 450 रेयर डिजीज़ को लेके। 4500 नहीं है, 450 है, क्योंकि कई बार जब ये घुमा के देते हैं तो ये, जैसे एक बारी मुझे याद है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेके क्वेश्चन आया था, तो $100 बिलियन का था, तो उसको 1000 लिख दिया था। पहले तो मुझे लगा यार मेरे पेपर में तो मिसप्रिंट नहीं हुआ। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। और अबाउट द पॉलिसी क्या है, इन्होंने 2017 में बनाई थी ये पॉलिसी, और 2018 में एक कमेटी बिठाई थी इसको रिव्यू करने के लिए। बनाई क्यों थी, दिल्ली हाई कोर्ट ने मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को कहा था कि कुछ डायरेक्शंस दीजिए। और इसमें क्या है कि
दिस वाज इन रिस्पॉन्स, एक रिट पिटिशन लगाई गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, क्योंकि इसका याद रखिएगा हाई कॉस्ट होती है ट्रीटमेंट की, तो उसके लिए कि कैसे पैसे इंतजाम हो कैसे नहीं हो। तो एज पर द पॉलिसी, आउट ऑफ ऑल द रेयर डिजीज इन द वर्ल्ड, लेस देन 5% हैव थेरेपीज अवेलेबल टू ट्रीट देम। ये याद रखिएगा कि रेयर डिजीज जितनी भी हैं उसमें से लेस देन 5% है जिसका कोई इलाज भी है। और इन इंडिया 450 रेयर डिजीज रिकॉर्ड हुई हैं। कॉमन, मोस्ट कॉमन ये याद रखिएगा, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया। पूछ सकते हैं कि ये रेयर डिजीज़ है या नहीं, 4 ऑप्शन दे दी, कौन कौन सी ठीक है 1 2 3 के। तो याद रखिएगा हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया। आपको 450 याद करने की जरूरत नहीं है, जो ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स में आती है उनको ही देखिए। सिकल सेल एनीमिया, ऑटोइम्यून डिजीज़, कॉशर्स एंड सिस्टिक फिब्रोसिस। और जो एक अभी हमने देखी है जो इस लड़की को हुई है वो भी याद रख लीजिएगा। इतनी ही याद करने की जरूरत है, ज़्यादा नहीं। इस पॉलिसी के फीचर्स क्या थे? एक तो याद रखिएगा उन्होंने कोई डिटेल्ड रोड मैप नहीं दिया था उस पॉलिसी में कि इस डिजीज़ को कैसे ट्रीट किया जाए। कुछ मेजर्स दिए थे, जैसे एक तो पेशेंट की रजिस्ट्री होगी रेयर डिजीज़ की, और लीगल और मेजर्स लिए जाएंगे ताकि उसके ड्रग्स को, मतलब जो उसके दवाई है उसको प्राइस को कंट्रोल किया जाए। और उन्होंने कहा था एक रजिस्ट्री ऑफ रेयर डिजीज़ हुई थी, और जो मेंटेन कौन करेगा? ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये याद रखिएगा, DGCI नहीं है, कोई नहीं है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दे आर 3 कैटेगरीज ऑफ रेयर डिजीज बनाई थी। एक तो वन टाइम जिसका क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है, एक ऐसी डिजीज जिसको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चाहिए बट द वेयर कॉस्ट इज़ लो, और ऐसी कोई लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चाहिए जिसका हाई कॉस्ट है। उन्होंने 3 कैटेगरीज बनाई थी। तो याद रखिएगा कोई भी रेयर डिजीज़ जो होती है ऐसी नहीं है कि उसको एक ही टाइम में ठीक करा जा सकता है। ऐसी भी होती है जिस पे लंबा ट्रीटमेंट चलता है, ऐसी भी होती है जिसका एक ही टाइम में ख़त्म हो जाती है, और एक ऐसा भी होता है जिसमें लंबा ट्रीटमेंट चलता है मगर उसका हाई कॉस्ट होती है। तो ये सब पॉइंट्स नोट करना अच्छी तरह। उसके बाद एडिटोरियल 2 पे था जो ये हमारा डिजिटल सर्विस टैक्स को लेके। तो उसमें जो है उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत लेंदी था वो, मैंने उसके ऊपर नोट्स बनाए। एक तो ये रखिएगा, पॉइंट्स वाइज सुनिए। एक तो सेक्शन 301 है US ट्रेड एक्ट का, ये कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार आया है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। ये बेसिकली US ट्रेड एक्ट है जो उनको ऑथराइज़ करता है रिस्पॉन्ड करने के लिए कि हमारी फॉरेन कंट्री का कोई एक्शन हमारे खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेटरी तो नहीं है। मतलब US में इतनी सारी कंपनीज़ हैं और वो कहीं कहीं किसी किसी कंट्री में खुली हुई हैं, तो वो ये देखते हैं इस कि कोई और कंट्री में जहाँ हमारी कंपनी खुली हुई है ऐसा तो नहीं है कि हमारे खिलाफ वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो ये सेक्शन 301 US का ट्रेड एक्ट है, ठीक है। और ताकि उसको वो रिस्पॉन्स कर सकें। अगर सपोज US की कोई कंपनी इंडिया में खुली हुई है और उसके साथ भेदभाव हो रहा है, तो US अंडर सेक्शन 301 एम्पावर करती है उसको कि आप जाके उनसे इंडिया से जवाब मांगे कि भैया हमारी कंपनी को क्यों वो कर रहे हो। क्योंकि इंडिया ने क्या है 2% डिजिटल सर्विस टैक्स लगाया है फ्रॉम ऑन द रिवेन्यू। डिजिटल सर्विस टैक्स है ऑन द रिवेन्यूज़, जितना भी रिवेन्यू डिजिटल सर्विसेज ऑफर करने पे आप इंडिया में कमा रहे हैं, आपका जितना भी रिवेन्यू जनरेट हो रहा है इंडिया के अंदर, उस पर 2% अब टैक्स लग रहा है। 2020 में हम ये लेके आए थे कानून, ठीक है। उसमें क्या था? डिजिटल प्लेटफॉर्म सर्विस, डिजिटल कंटेंट सेल, डेटा रिलेटेड सर्विसेज, इन तीनों पे अब 2% DST लगेगा, डिजिटल सर्विस टैक्स। और इंडिया का पहली कंट्री थी जब उन्होंने 2016 में लाए थे 6% इक्वलाइजेशन लिवाई। ये क्या होता है अभी देखते हैं। इक्वलाइजेशन लिवाई मतलब ये होता है, इट इज़ बेसिकली अ टैक्स, ठीक है, डिजिटल एडवर्टाइजिंग टैक्स। ये सिर्फ लगा था एडवर्टीजमेंट सर्विसेज पे। आपने देखा होगा कि कितने आप ऐप्स खोलते हैं या कोई प्लेटफॉर्म खोलते हैं, उसमें एड्स जो चल रही होती हैं, बीच बीच में ऐड आती हैं, तो उस पर ये तो है नहीं वो ऐड वाला फ्री में जा रहा है, उसका रिवेन्यू जनरेट होता है उस कंपनी को। तो जितना भी रिवेन्यू जनरेट होता है उस पर 6% इक्वलाइजेशन टैक्स लगाया था। और मगर जो ये डिजिटल सर्विस टैक्स है, पहले उनको प्रॉब्लम नहीं हुई थी। डिजिटल सर्विस टैक्स में क्यों प्रॉब्लम हुई है? इसमें क्या कहा है कि ऑल काइंड्स ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन, मतलब जितना भी रिवेन्यू वो जनरेट कर रहे हैं इंडिया से, जितना भी रिवेन्यू, पहले तो खाली एडवर्टीजमेंट्स पे लगाया था कि एडवर्टीजमेंट्स में आप कितना रिवेन्यू अर्न कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब तो उन्होंने कहा जितनी भी आपकी डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रही हैं उन सब पे आपको 2% DST देना पड़ेगा। और वो लगा है इंडियन कंपनीज पे नहीं लगा है, ये याद रखिएगा। ये लगा है नॉन रेजिडेंट डिजिटल सर्विस प्रोवाइडेड, जो बाहर की कंपनीज हैं। इंडिया की कंपनीज को नहीं लगा ये 2%, ये सिर्फ लगा है बाहर की कंपनीज को। देखिए फिर आप कह सकते हैं कि इंडिया का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट है फॉरेन जुडिक्शंस के साथ, जिससे हम क्या करते हैं कि हम ये नहीं देखें, डबल टैक्स अवॉइडेशन अग्रीमेंट होता है जिसमें हम ये नहीं देखते कि भाई वो कंपनी इंडिया की है या बाहर की है। हमें एक समान बर्ताव करना है सबसे, हमें इक्वली ट्रीट करना है सबको। मगर क्या हो रहा था कि जो
नॉन रेजिडेंट नॉन डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो तो इंडिया का कॉर्पोरेट टैक्स पे करते हैं। इंडिया ने क्यों लगाया? फिर आप सोचेंगे कि इंडिया ने 2% टैक्स क्यों लगाया, तो गलत है। तो याद रखिएगा कि नॉन रेजिडेंट जो नॉन डिजिटल सर्विस दे रहे हैं, वो तो हिंदुस्तान में कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं, जो इनकम वहाँ से वो जनरेट कर रहे हैं। देखिए, आप किसी भी कंट्री में काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे कोई भी इनकम जनरेट करने तो आपको फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ आप टैक्स दें। तो जो और यूएस कह रहा है कि हमारी डिजिटल सर्विस पे क्यों लगाया है? तो हमने कहा है कि भैया नॉन रेजिडेंट नॉन डिजिटल सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारा यहाँ कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं, ठीक है। बट जो बिजनेस मॉडल्स आप लोग जो नॉन रेजिडेंट डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ना, ये क्या करते हैं, ये कोई ना कोई बहाने से कोई ना कोई एस्केप रूट लेके हमारे यहाँ इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं दे रहे हैं। इस वजह से हमने डिजिटल सर्विस टैक्स लगाया है, वो इनकम पे नहीं है, रेवेन्यू पे है। इस वजह से जो हमारी डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट ट्रीटी है आप लोगों के साथ, वो इस चीज़ पे अप्लाई नहीं होती, ठीक है। द DST इज अ टैक्स नॉट ऑन इनकम बट रेवेन्यू एंड हैज़ बीन केयरफुली डिवाइज्ड टू फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ टैक्स ट्रीटीज। और इंडियन डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स को DST पे नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। ये अच्छी तरह नोट्स बना लेना, जितना भी मैंने आपको बताया है, उसके अलावा आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और वन मोर थिंग, कल एक सजेशन आई थी, येस्टरडे देयर वाज अ सजेशन to explain or give lecture in English. See, for those who don't understand Hindi, I'm making notes in English, okay? And what I'm teaching in lecture are those notes only, whatever I'm making or what is important in newspaper. So, if they do not understand Hindi, na, they can easily make notes from the notes I'm giving, okay? So, but those students now who give attempt in Hindi and they wish to read the Hindu, but the difficult vocabulary used in it creates problem for them. So I'm teaching it in Hindi so that they can also have full knowledge about current affairs. And I think with the raw style of mine, I assume that one can easily learn even those who are from non-Hindi background. Okay, so with this, I think we can easily help both category of students by giving notes in English and by teaching in Hindi. So actually, we need to reach maximum possible students and to benefit more and more students who visit this channel. So I hope it is pretty clear. I was good in answering your query. और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, I'm getting views like your content is good, everything. तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आई रियली प्रे कि हमारा चैनल बढ़े। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको थोड़ा फैलाइए, थोड़ी फैमिली बड़ी कीजिए, ताकि हम लोग और भी एवेन्यूज़ ला सकें और भी चीज़ें इसके अंदर ऑप्शंस ला सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट्स हों। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।